टीचर का ही मतलब नहीं होता है से स्टूडेंट को हम अपना विद्वता दिखाएं, यानी कितने पढ़े लिखे वो दिखाएं। टीचर का कभी मतलब नहीं होता है। टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट को किस तरह उसके नॉलेज के हिसाब से उसको हम समझाएं, यानी उसको कितना नॉलेज उसी लेवल के उसको समझाएं। यदि स्टूडेंट को अच्छी तरह नहीं समझा पाए, मतलब सक्सेस टीचर नहीं, तो स्टूडेंट को रग रग में समा जाना, उसी के भाषा में उसको समझाना, क्या होता है, यह टीचर का असली पहचान होता है। ये बात हमेशा आप याद रखें। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर, यानी सदिश बीजगणितीय योग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का वेटेज 20 से 30 नंबर, मतलब 20 से लेकर 30 नंबर तक आपका मार्क्स आ सकता है सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से। मतलब एक इंटीग्रेशन चैप्टर के बाद क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। यदि आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो पहले जानेंगे फार्मूला और अगले वीडियो में जानेंगे इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। तो बिना देर के इस वीडियो को चालू कर, जितना भी इसमें एक्सरसाइज है, टोटल एक्सरसाइज का हर एक फार्मूला जानेंगे, डिटेल से भी जानेंगे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं सदिश होता क्या है। सदिश नाम ही है सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और क्या हो, दिशा। परिमाण मतलब होता है मान, उसका कोई मान हो और उसका डायरेक्शन। यानी यहाँ देखिए, जैसे 2 मीटर बोलेंगे, ये 2 मीटर क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ। परिणाम मतलब इसका वैल्यू हुआ। तो 2 मीटर का क्या है, परिणाम। सिर्फ 2 मीटर बोलेंगे तो इसकी क्या है, अदिश राशि। जिसमें सिर्फ परिणाम हो वो अदिश राशि, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो क्या है, सदिश राशि। तो इसमें देखिए सिर्फ परिणाम, तो क्या है, 2 मीटर क्या हो, अदिश राशि। लेकिन हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर उत्तर की ओर, क्या बोलेंगे, 2 मीटर उत्तर की ओर। तो 2 मीटर तो परिणाम हो गया, परिणाम, इसको परिमाण बोलिए। और उत्तर क्या होगा, दिशा। तो इसमें दिशा परिणाम दोनों, तो क्या होगा, सदिश राशि। यदि किसी के साथ दिशा जुड़ जाए, यानी किस दिशा में जा रहा है वो हमको पता चल जाए, तो क्या है, सदिश राशि। और दिशा पता नहीं तो क्या हुआ, अदिश राशि। सदिश को इस तरह दर्शाते हैं, एक ऊपर वेक्टर देकर दर्शाते हैं, इसको वेक्टर पढ़ते हैं, यानी ए वेक्टर। तो सदिश को इस तरह दर्शाते हैं, बात हमेशा याद रखिए। तो सदिश किसे कहेंगे, जिसमें अपना कुछ मान हो और जिसमें दिशा, उसे क्या कहेंगे, सदिश। अदिश किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ मान हो, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं। जैसे हम बोलेंगे 5 किलो चावल खा रहे, इसमें कोई, इसमें दिशा की कोई जरूरत है नहीं, बोल रहे इसमें दिशा की कोई जरूरत है नहीं। तो यही बात है, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो अदिश है, जिसमें दिशा की जरूरत हो क्या है, सदिश, यानी वेक्टर। इसको एक के ऊपर इस तरह तीर के निशान देकर उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, किसी बिंदु की स्थिति सदिश याद कीजिए। हमेशा वेक्टर में 3D की बात करते हैं, 3D में, यानी 3 अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों के बीच 90 डिग्री एंगल। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये एक अक्ष मान लीजिए, इसके वाई अक्ष मान लीजिए, और सेम इसके पीछे जेड अक्ष। तो तीनों के बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। जैसे देखिए, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष हुआ, एक सेम इसी तरह पीछे जेड अक्ष। तो इसी तरह तीनों अक्ष है। यदि पूछ रहा किसी बिंदु की स्थिति सदिश, यानी एक्स अक्ष होगा, एक्स वाई जेड, यहाँ बिंदु जिसका नाम ओ, बिंदु का नाम क्या है, ओ। तो ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी, ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी। तो पूछ रहा है पी का निर्देशांक, यानी पी पर एक्स वाई जेड, पी को क्या मान लिए, एक्स वाई जेड, पी को मान लिए। तो पूछ रहा है इस पर स्थिति सदिश क्या होगा, क्या पूछ रहा है, स्थिति सदिश इस पर क्या होगा। तो पी का स्थिति सदिश क्या होता है, जो एक्स वाई जेड है उसका कैप लग जाता है, इसको कैप पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप। तो आई कैप, इसको जे कैप बोलते हैं, इसको के कैप बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड के साथ कैप लग जाए, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, तो उसी क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। यानी पी के वैल्यू एक्स वाई जेड, उसको साथ क्या लग गया, हमेशा स्थिति सदिश को आर से लिखिए या ओ पी। यहाँ देखिए ओ है पी, तो इसको ओ पी से लिखेंगे। जैसे कुछ देर पहले क्या बताया थे, वेक्टर को इस तरह लिखते हैं, ऊपर डैश दे। तो 2 बिंदु है तो ओ पी, ऊपर डैश दे दिए, मतलब क्या है, सदिश। इसको ओ पी से लिखिए या इसको आर से लिखिए, इसको आर से भी लिख सकते हैं, बात हमेशा याद रखिए। तो आर कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ आई कैप लगा देंगे, तो वाई के साथ जे कैप लगा देंगे, और जेड के साथ के कैप लगा देंगे। यही क्या हुआ, स्थिति सदिश। अगला देखिए, ओपी का परिणाम, परिमाण क्या होगा, ओपी का परिणाम, परिणाम मतलब लंबाई, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई क्या होगा। यदि इसका लंबाई निकालना है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, वाई का स्क्वायर कर दीजिए, जेड का स्क्वायर कर दीजिए, और तीनों का रूट निकाल दीजिए। यही क्या है, उसका परिणाम। यानी वो सिर्फ स्थिति सदिश निकालना है, जो मान दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया होगा 2 3 5,
का स्थिति सदिश निकाले तो 2 आई कैप 3 जे कैप और 5 के कैप, ये क्या स्थिति सदिश होगी। यदि आपको इसमें बोले इसका परिणाम निकाले तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका आंसर हो गया। मतलब समझे कि नहीं। यदि संख्या दे के स्थिति सदिश पूछे तो आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे। यदि इसका परिणाम पूछे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, क्या होगा इसका परिणाम हो गया। परिणाम को या तो आर से लिखिए या तो ओपी से लिखिए, मतलब ओपी इसको क्या बोलते हैं मोड, मोड मतलब इसका परिणाम हो। अगला देखिए ओपी का द्विक अनुपात, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत हल्का, क्योंकि द्विक अनुपात आपको लग रहा है ए बी सी क्या है, तो ए बी सी कुछ नहीं। यहाँ देखिए जो एक्स के मान है उसी को ए बोलेंगे, जो वाई के मान है उसी को बी बोलेंगे, जो जेड का मान है उसी को सी बोलेंगे। जैसे यहाँ दे देगा 2 आई कैप 3 जे कैप और 5 के कैप, जैसे आपको दे दिया। तो इससे पूछा आपका द्विक अनुपात बताए, तो एक एक्स का मान है 2 हो गया 2 3 5, तो इसका क्या होगा द्विक अनुपात हो गया। जो एक्स का मान है वो पहला ए का मान हो गया, जो बी का जो वाई का मान है वो बी का मान हो गया, जो जेड का मान है सी का मान हो गया। मतलब द्विक अनुपात कुछ नहीं होता है, स्थिति सदिश का एक्स वाई जेड का, जो एक्स है वो ए का मान, जो बी है वाई का मान, जो सी है जेड का मान। ए को एक्स बोल सकते हैं, बी को वाई बोल सकते हैं, सी को जेड बोल सकते हैं, यानी ए हुआ है बी हुआ है सी, इसी को एक्स बोलिए वाई बोलिए जेड बोलिए। तो इतना बात समझे कि नहीं। तब आगे देखिए आगे क्या है, ओपी का द्विक अनुपात समझ ली। अब पूछा है ओपी का द्विक कोसाइन, तो द्विक कोसाइन कुछ नहीं होता, यदि इसमें किसमें स्थिति सदिश में उसके परिणाम से भाग दे दे, यानी एक्स में इसके परिणाम से भाग दे दे तो क्या निकल जाता है द्विक कोसाइन उसको बोलते हैं। देखिए एल के लिए होता है कॉस थीटा, एल के लिए क्या होता है कॉस अल्फा, बी के लिए एल के लिए एम के लिए होता है कॉस बीटा और एन के लिए होता है कॉस गामा। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ कोण है अल्फा बीटा गामा, तो एल के लिए कॉस थीटा होता है कॉस अल्फा, एम के लिए कॉस बीटा होता है, एन के लिए कॉस गामा होता है। क्या है द्विक कोसाइन। यदि एल के स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर तीनों के स्क्वायर करें तो 1 आता है। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा, यदि एल के स्क्वायर एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर करें तो कितना आएगा 1, ये बात याद कर लीजिएगा। एल को कॉस अल्फा बोलते हैं, एम को कॉस बीटा बोलते हैं, एन को कॉस गामा बोलते हैं। यहाँ देखिए यदि एक्स में भी इसका परिणाम से भाग दे दे, यानी द्विक अनुपात में एक्स में यदि इसके परिणाम से भाग दे दे तो क्या निकल द्विक कोसाइन निकल जाता है एल के मान, इसी को एल एम एन से लिखते हैं, तो एल का मान हो गया। यदि वाई में इसके परिणाम से भाग दे देते हैं और जेड में, तीनों में वही काम करना है, यानी एक्स वाई जेड में तीनों में उसके परिणाम से भाग देते, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से क्या करें भाग दे दे, तो क्या निकल जाता है स्थिति सदिश यानी द्विक कोसाइन निकल जाता है। क्या निकल जाता है द्विक कोसाइन। द्विक अनुपात क्या होता है, जो स्थिति सदिश है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को द्विक अनुपात बोलते हैं। और द्विक कोसाइन स्थिति सदिश बटा में उसका परिणाम, स्थिति सदिश बटा में उसका परिणाम, स्थिति सदिश जेड है उसका बटा में उसका परिणाम। यदि यहाँ देखिए कंप्लीट हो चुका है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, इस पर क्वेश्चन भी बता दिए, फार्मूला भी बता दिए, एक बार फार्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश, सेम उसी तरह का है जैसे इससे पहले पढ़े थे स्थिति सदिश, सेम उसी तरह का। जैसे यहाँ देखिए एक्स वाई जेड इधर अक्ष हो गया, यदि इस पर दो बिंदु दिया हो, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, P को x1 y1 z1 मान ली, Q को x2 y2 z2 मान ली। इतना बात समझ गए। करना कुछ नहीं, जैसे हम इससे पीछे पहले पैराग्राफ पर क्या पढ़े थे, यदि बिंदु यहाँ एक्स पी है एक्स वाई जेड, तो इसका स्थिति सदिश क्या होता है, एक्स के साथ आई कैप लगा देते हैं, वाई के साथ जे कैप लगा देते हैं और जेड के साथ के कैप लगा देते हैं, ऐसे क्या होगा स्थिति सदिश हो गया, जिससे पहले बता दिए। सेम वही काम करना है, जैसे इसमें दो बिंदु दिया है दोनों को एक बना लेंगे, तो x2 में से x1 को घटा लेंगे, y2 में से y1 को घटा लेंगे और z2 में से z1 को घटा लेंगे और सबके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, यानी पी क्यू का स्थिति सदिश क्या होगा, तो x2 माइनस x1 के आई कैप, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सबके साथ आई कैप जे कैप के कैप। जैसे इसमें आपका परिणाम वाला क्या पढ़े थे, यदि x आई कैप है y जे कैप है z जे कैप, इसका परिणाम कैसे निकाले थे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर। सेम इसी तरह पढ़े थे कि नहीं, जो पिछले पर आप कुछ देर पहले ही बताए थे। यदि इसका परिणाम निकालना है तो सबका स्क्वायर कर देंगे, सेम तरह इसका परिणाम निकालना है स्थिति सदिश का, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे, z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर देंगे और सबको रूट लगा देंगे। यहाँ इसका क्या होगा परिणाम हो गया, क्या हो गया परिणाम, परिमाण चाहे परिणाम बोलिए।
मतलब इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या परिणाम निकल गया, रूट कर दिए तो। अब क्या पूछ रहा है, पी क्यू के द्विक अनुपात, जैसे इसमें क्या द्विक अनुपात का क्या पढ़े थे, जो एक्स का मान है वही क्या है इसका द्विक अनुपात, जो एक्स का मान है वो ए का मान होगा, जो बी का मान है वो वाई का मान होगा, जो सी का मान है जेड का मान होगा। तो द्विक अनुपात को एबीसी से लिखते हो तो आपको पता है द्विक अनुपात क्या होता है, जो एक्स का मान है, एक्स का मान कितना है, जो द्विक अनुपात क्या होता है, जो सामने आई के साथ एक्स टू माइनस एक्स वन ए का मान हो गया, बी का मान जो जे के साथ है तो वाई टू माइनस वाई वन, और सी का मान जो के के साथ तो जेड टू माइनस जेड वन, सेम उसी तरह जो पीछे पड़ा है सेम उसी तरह। अब पूछ रहा है पी क्यू के द्विक कोसाइन, इसको एलिमेंट से लिखते हैं। तो द्विक कोसाइन क्या होता है, यदि इसके हम परिणाम, यदि इसके स्थिति सदिश में इसके परिणाम से भाग दें, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन यदि पूरा से भाग दे दे तो क्या निकल जाएगा, पी क्यू के द्विक कोसाइन यानी एल के मान निकल जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन पूरे से भाग देंगे यानी पी क्यू से भाग देंगे, इसके परिणाम से भाग देंगे तो एल का मान निकल गया। यदि हम एक वाई टू माइनस वाई वन में इसके पूरा परिणाम से भाग देंगे तो एम का मान निकल गया। यदि इसके परिणाम एन में एन का मान निकालना है तो यदि जेड टू माइनस जेड वन इसका पूरा परिणाम यानी पी क्यू से भाग दे तो क्या निकल जाएगा, मतलब शॉर्ट में इसको पी क्यू लिखे, पी क्यू के मॉड लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो, इसका पूरा परिणाम, तो इतना लिखते तो पूरा भर जाता है, इसलिए क्या लिखे पी क्यू लिख दी। इसमें क्या लिख दिया, पी क्यू का परिणाम, पी क्यू का परिणाम, पी क्यू के परिणाम का मतलब क्या है पूरा, समझे कि नहीं। तो द्विक अनुपात इसमें पहले कैसे निकाले थे, जैसे एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटा सेम उसी काम करना है, एक्स जगह पर एक्स टू माइनस एक्स वन चलेगा और वाई की जगह पर वाई टू माइनस वाई वन चलेगा, क्योंकि दो बिंदु को घटाना पड़ेगा, वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन बटा में उसका सबका परिणाम। ये तो इसका क्या होगा, द्विक अनुपात हो गया। द्विक अनुपात ये हुआ, द्विक कोसाइन हुआ। अब देखते हैं यदि इसको उल्टा कर दे, पी क्यू है इसको उल्टा कीजिएगा तो पी क्यू में क्या है, एक्स टू में से एक्स वन घट रहा है, लेकिन इसको उल्टा कीजिएगा क्यू पी तो एक्स वन में से एक्स टू घटाना पड़ेगा, एक्स वन में से एक्स टू घटाना पड़ेगा, वाई वन में से वाई टू घटाना पड़ेगा, और जेड वन में से जेड टू घटाना, इसको उल्टा करेंगे तो एक्स वन में से एक्स टू घटेगा, वाई वन में से वाई टू घटेगा, जेड वन से, दोनों क्या विपरीत है, ये दोनों क्या है विपरीत। तो यदि माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, यानी पी क्यू क्यू पी के क्या है विपरीत, तो माइनस चिन्ह किस लिए लगा हुआ, विपरीत के लिए। यदि पी क्यू की स्थिति सदिश निकाले इधर मूल, यदि इसका उल्टा निकाले तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, विपरीत आएगा। ये बात क्या हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सीधा पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब इसमें क्या है, पी, यहाँ देखिए पी क्यू का विस्थापन है, यानी पी से क्यू तक का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, पी से क्यू तक की दूरी क्या कहलाता है, इसका परिणाम कहलाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, सदिश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश सबसे पहला आता है शून्य सदिश, संरेख सदिश, समांतर सदिश, धनात्मक ऋणात्मक, ये सब पढ़ना। तो सबसे पहले आते हैं सदिश के प्रकार। तो सबसे पहला आता है शून्य सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। तो शून्य सदिश क्या होता है, यदि यहाँ देखिए प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु सेम, जैसे यहाँ से ही चालू है यहाँ पर ही खत्म हो जाए तो क्या है शून्य सदिश। जैसे कोई वेक्टर है यहाँ से चालू है यहीं तक खत्म हो जाए तो क्या है शून्य सदिश। जैसे यहाँ देखिए ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से मतलब यहाँ चालू वहीं तक खत्म हो गया, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु शुरुआत किया वहीं तक अंतिम बिंदु होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम पहुँचता भी यही, तो क्या हुआ शून्य सदिश। तो शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों सेम, उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को जीरो के ऊपर वेक्टर देके इस तरह लिखते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। दूसरा परिणाम क्या, परिणाम शून्य, यानी हाँ देखिए परिणाम मतलब क्या होता है, लंबाई। यदि ये शून्य सदिश है क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु दोनों यही, इसका कुछ लंबाई होगा तो लंबाई कितना होगा, जीरो। तो ये बात हमेशा याद रखें, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो तो शून्य सदिश कहते हैं। इसका परिणाम जीरो होता है, यानी दूरी तय करवे ने किया तो परिणाम ऑलरेडी जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ से हुआ यहीं तक खत्म हो गया तो क्या हुआ जीरो, कुछ लंबाई इसमें है इतना है तो जीरो हो गया। इसमें तीसरा बात क्या है, इसको जीरो से इस तरह निरूपित करते हैं, वो जीरो को ऊपर वेक्टर देके, ये बात क्या हमेशा याद रखेगा। अगला आता है मात्रक सदिश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा स्टार कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए परिणाम एक हो, जिसका जैसे कोई सदिश इसका लंबाई एक हो तो उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। तो जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड परिणाम यानी इसका लंबाई क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। ये बात याद लीजिए, परिणाम एक हो उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को इस तरह लिखते हैं,
ए के ऊपर वेक्टर, यदि वन का हम परिणाम से भाग देते हैं, वन का परिणाम से भाग देते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए वन है तो वन का परिणाम कितना होगा, वन ही होगा, तो वन में भाग करेंगे वन से तो कितना आएगा, वन ही आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं, यानी ए कैप बोलते हैं। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, यानी ए कैप प्राप्त करें इसको कैप बोलते हैं, बात याद रखें, इसको क्या बोलते हैं, कैप। यदि ए के ऊपर टोपी पहना तो इसको क्या बोलेंगे, कैप। तो ए कैप कैसे प्राप्त करेंगे, यदि उसके जो ये है वेक्टर ए में उसका परिणाम से भाग करें, मतलब मात्रक सदिश क्या होता है, यदि उसका परिणाम एक हो, परिणाम कितना हो, एक, यदि एक का परिणाम निकालेंगे तो एक ही आएगा, यदि एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा। मतलब मात्रक सदिश किसे कहेंगे, जिसका परिणाम एक हो उसे क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि वन में भाग देंगे इसका परिणाम, मतलब वन, परिणाम मतलब क्या होता है, इसको स्क्वायर कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा और रूट कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, वन का रूट वन ही होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, ए कैप से लिखते हैं, तो ए कैप का बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए के परिणाम। तो ये बात याद रखिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए काफी। तो मात्रक सदिश समझ गए, शून्य सदिश समझ गए, अब समझते हैं सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही बिंदु, एक ही प्रारंभिक बिंदु, जैसे वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से निकले, जैसे यहाँ देखिए एक ही बिंदु से ए जा रहा है, एक ही बिंदु से सी जा रहा है, एक ही बिंदु से सी बी जा रहा है, जिसका एक ही बिंदु से सब वेक्टर निकले उसे क्या कहते हैं, स आदिम सदिश, स आदिम सदिश कहते हैं। ध्यान देखिए, दो अथवा अधिक, दो या दो से अधिक एक ही बिंदु से निकालना प्रारंभ करें उसे क्या कहते हैं, स आदिम सदिश, स आदिम सदिश कहते हैं। अगला आता है संरेख, संरेख मतलब होता है समांतर, संरेख का मतलब क्या होता है, समांतर। तो समांतर सदिश किसे कहते हैं, यानी कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, तो दो अथवा अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो, परिणाम या दिशा कुछ भी हो। जैसे इसे कहने का मतलब क्या, कोई भी दो सदिश, जैसे मान लीजिए सदिश ए है, सदिश बी, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है, जो क्या हुआ, समांतर सदिश हुआ, या संरेख बोली या समांतर बोली। इसका दिशा से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए 5 है, इसका परिणाम 5 है, इसका परिणाम 6, तो वो परिणाम से कोई मतलब नहीं, परिणाम कितना भी हो उससे वो कोई बहस नहीं, सिर्फ देखना एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये रेखा इसके समांतर है कि नहीं, इसका परिणाम या दिशा ऊपर है नीचे उससे जाना नहीं है, सिर्फ देखना समांतर है तो समांतर सदिश बोलिए या संरेख सदिश बोलिए। मतलब ये बात याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ए और बी क्या है, समांतर है, ए बी, यहाँ देखिए बिंदु है, यहाँ से नीचे सी गया हो, यहाँ से बी गया हो, तो सब एक दूसरे क्या है, समांतर है, तो ए बी सी का एक संरेख या समांतर बोली। अब अगला आता है समान सदिश, नाम ही है समान, यानी परिणाम क्या होगा, समान होगा, परिणाम तथा दिशा दोनों समान। जैसे कोई सदिश मान लीजिए 2 है, इसका परिणाम 2 है, अगला सदिश उसका भी परिणाम 2 है, लेकिन दोनों का दिशा सेम होना चाहिए, यानी ए ऊपर मुँह है तो ए भी ऊपर मुँह होना चाहिए, तो दोनों का परिणाम सेम रहे, तो जितना वैल्यू इसका रहे उतना ही वैल्यू, उतना ही लंबाई इसका रहे। जैसे मान लीजिए वेक्टर है, इसका लंबाई ए, ये भी एक वेक्टर है, इसका लंबाई बी, तो दोनों सेम हो, दोनों का आकार सेम होना चाहिए और दिशा एक ही होना चाहिए, यानी ये ऊपर में है तो ये भी ऊपर में होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, समान सदिश। यानी परिणाम भी सेम हो, यानी दोनों का लंबाई सेम, जितना इसका लंबाई उतना ही दूसरा का लंबाई होना चाहिए, यदि ऊपर मुँह है तो उसका भी मुँह ऊपर मुँह होना चाहिए, तो क्या है, समान सदिश। तो समान सदिश समझ गए। अब आता है ऋणात्मक, मतलब माइनस सदिश, परिणाम समान तथा दिशा विपरीत, यदि दोनों का परिणाम सेम हो और दिशा एक समान, यानी दिशा दोनों का ऊपर हो तो क्या होगा, समान सदिश। यदि दिशा इसका विपरीत हो, मतलब दिशा नीचे मुँह हो जाए, तो दिशा एक दूसरे को उल्टा हो जाए, तो क्या हो, ऋणात्मक सदिश हो गया। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, मतलब ऋणात्मक सदिश किसे बोलेंगे, जिसका दिशा उल्टा हो जाए, परिणाम सेम रहे, दिशा नीचे एक ऊपर हो जाए। असमान सदिश, जिसका दिशा भी ऊपर है परिणाम भी सेम रहे, उसे क्या बोलेंगे हम, समान सदिश। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है सदिश के योगफल, यहाँ से बहुत गहराई से समझिएगा। अब क्या आता है सदिश का योगफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का योगफल। तो सदिश के योगफल के 2 नियम है, एक त्रिभुज नियम है, एक समांतर चतुर्भुज नियम। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा, जो आप लोग को पता है। तो त्रिभुज नियम क्या देखेंगे, त्रिभुज, तो ये क्या है त्रिभुज, तो इसका क्या हुआ, विकर्ण हुआ, ए इसका आधार हुआ, ए इसका, जैसे आप कोण मान लीजिए, कोण थीटा, तो इसका लंब हो गया, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, ए इसका आधार हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ए सी बी, तो ए बी को वेक्टर ए बी लिखेंगे, बी सी को वेक्टर बी सी लिखेंगे, और ए सी को वेक्टर ए सी लिखेंगे। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ना पड़ेगा,
ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी और बी सी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यही क्या है, त्रिभुज नियम। अब आता है समांतर चतुर्भुज नियम। ये भी इसमें कुछ है नहीं। जैसे यहाँ देखिए त्रिभुज है, यहाँ ए गया हो, यहाँ बी है, तो यदि दोनों को जोड़ देते तो इसका विकर्ण प्राप्त हो जाता है। यही क्या समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या करते हैं, ए और बी दोनों का क्या कर जोड़ देते हैं, दोनों सदिश को। इसको जीरो से ए, ओ से ए को बोलते हैं वेक्टर ए, और जीरो से बी को बोलते हैं वेक्टर बी। यदि दोनों को परिणाम को जोड़ देते हैं तो क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं तो क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम। और त्रिभुज नियम में वेक्टर ए से निकालना हो तो ए बी और बी सी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यही क्या है, त्रिभुज के नियम। एक त्रिभुज नियम है, एक समांतर चतुर्भुज नियम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है एक अदिश के सदिश से गुना। अदिश मतलब तो 2 3 4 इसका क्या है, अदिश। यदि इसको सदिश से गुना करें, यानी आई कैप जे कैप के कैप, इसको आई वेक्टर लिखिए या जे वेक्टर लिखिए या के वेक्टर लिखिए, यदि इससे गुना करने पर इसमें क्या चेंज आएगा, इसी के बारे में क्या पूछ बता रहा है। एक अदिश के सदिश से गुना, यदि अदिश धनात्मक हो तो केवल परिणाम बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। यदि अदिश ऋणात्मक हो तो परिणाम और दिशा दोनों बदल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, ए क्या है, वेक्टर ए, इसको 2 गुना कीजिएगा इसमें 2 से वेक्टर में गुना होगा, मतलब 2 क्या है, अदिश है, वेक्टर ए क्या है, सदिश है। यदि देखिए वेक्टर ए क्या है, सदिश है, मतलब धनात्मक है, तो दिशा भी वही रहेगा। यदि इसका 2 गुना कर, देखिए 2 गुना कर दिए, 2 से सिंपल गुना हो गया। यदि इसको आधा कर दे तो हाफ हो जाएगा, हाफ ए हो जाएगा। यदि इसको देखिए आधा कर दिए तो हाफ ए हो गया। लेकिन इसका यदि हम दिशा विपरीत करते हैं, यानी देखिए दिशा ऊपर में जा रहा है, दिशा नीचे में, तो चिन्ह क्या, चिन्ह माइनस हो जाएगा। इसका 1/2 परिणाम ही बदल गया, 3/2 हो गया। यानी यदि अदिश क्या रहे, ऋणात्मक रहे, तो क्या होगा, परिणाम भी बदलेगा और दिशा भी चेंज होगा। यानी यहाँ देखिए परिणाम 1/2 है, लेकिन यहाँ परिणाम कहता है -3/2। इसके चिन्ह विपरीत है, सब में चिन्ह ऊपर हुए हैं, इसमें चिन्ह मतलब दिशा भी विपरीत है, परिणाम भी चेंज। यानी देखिए सिंपल सदिश अदिश गुना क्या करना है, यदि 2 का गुना करना है आई कैप में, वेक्टर आई में, तो 2 आई वेक्टर आई हो जाएगा। तो 2 क्या है, अदिश, वेक्टर आई क्या है, वेक्टर क्या है, मतलब आई क्या है, मतलब ए वेक्टर आई क्या है, तो ये क्या है, सदिश। यानी अदिश के सदिश में सिंपल ऐसी गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सदिश के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सदिश घटक क्या होते हैं, यदि सदिश दिया हो, मान लीजिए आर मतलब सदिश के निरूपित करते हैं, तो एक्स आई कैप दिया हो, वाई जे कैप दिया हो और जेड के कैप दिया हो, तो जो एक्स है, एक्स वाई जेड है, इसी को अदिश घटक बोलते हैं। एक्स वाई जेड, इसी को क्या बोलते हैं, अदिश घटक बोलते हैं। और सदिश घटक किसके बोलेंगे, जो आई कैप लगाओ, जे कैप लगाओ, के कैप, इसी को सदिश घटक बोलते हैं। अदिश घटक मतलब जो आई के साथ पहले लगाओ, जे के साथ पहले लगाओ, के साथ लगाओ। जैसे यहाँ 2 लगाओ, मान लीजिए 5 लगाओ, 3 लगा, तो आई जे कैप के साथ लगाओ, क्या हुआ, अदिश घटक हुआ। तो एक्स वाई जेड क्या है, अदिश घटक। और सदिश घटक क्या हो गए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये सब क्या हुआ, सदिश घटक हुआ। तो सदिश अदिश घटक समझे कि नहीं। अब आगे आता है संरेखता की शर्त, यानी कोई संरेख, कोई भी 2 रेखा संरेख कब होगी, यानी समांतर कब होगी। तो पहला शर्त देखिए, रेखा का समीकरण दिया हो, वेक्टर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 सी के कैप, यानी संरेख पर आपको 2 रेखा पर है, तो बिंदु इसका दिया हुआ है A1 B1 C1, इसमें दिया है A2 B2 C2। जैसे x1 x2 y1 y2 पढ़ाए थे, x2 y2 z2 पढ़ाए थे, सेम उसी तरह A1 B1 C1 A2 B2 C2। आई कैप जे का कैप है, के कैप है, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप। तो 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है ए आई कैप, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 सी कैप। दोनों क्या है, संरेख। संरेख होने का शर्त क्या है, जो पहला वाला है दूसरा वाला कुछ ना कुछ गुना होगा। जैसे यहाँ देखिए, जो वेक्टर है इसका कुछ ना कुछ गुना होगा, तो पहला शर्त है, यानी इसमें कुछ गुना कीजिए कोई संख्या, तो पहला वाला प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, A1/B2 कीजिए, B1/B2 कीजिए और C1/C2 कीजिए। तो ये क्या है, दोनों शर्त। ऐसे यहाँ समझिए, जैसे वेक्टर ए बराबर दिया है 2 आई कैप, 3 जे कैप और 5 के कैप दिया हो। मान लीजिए वेक्टर बी बराबर दिया हो 5 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप, इस तरह दिया हो, मतलब वेक्टर ए या वेक्टर बी। अब पूछ क्या रहा है, जैसे इसको पलटिए, जैसे यहाँ देखें 4 आई कैप 6 जे कैप 10 के कैप।
तो बोल क्या रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों क्या संरेख, मतलब क्वेश्चन में बोला है दोनों संरेख मतलब दोनों समांतर, दोनों संरेख। तो पूछ क्या रहा है, इसका शर्त को साबित कीजिए, संरेख है इसका एक साबित कीजिए। तो पहला फार्मूला क्या है, वेक्टर ए कुछ ना कुछ बी का कुछ ना कुछ गुणज होगा। यहाँ देखिए बी है, तो बी में सब में से 2 बाहर कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से बी को देखिए, बी को 4 आई कैप 6 जे कैप और 10 के कैप है ना, सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन चले जाते 2 आई कैप बच गया, 3 जे कैप बच गया और 5 के कैप बच गया। तो 2 आई 3 जे 5 के क्या है, वेक्टर है तो 2 है, मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, गुणज होगा। तो ये बात क्या हमें याद रखना है, या तो इसका कुछ गुणज होगा, या तो a1/2 कीजिएगा, b1/b2 कीजिएगा, c1/c2 कीजिएगा, तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। दोनों क्या संरेखता होने की शर्त, यानी यह बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगला आता है खंडन सूत्र, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। कोई भी रेखा को 2 भाग में कैसे बांटते हैं, एम कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए बिंदु है ओ क्यू, इसको ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू बोलेंगे, ओपी है तो इसको वेक्टर ओपी बोलेंगे, पी क्यू है तो इसको वेक्टर पी क्यू बोलेंगे, इसको बिंदु का आर मान लिए, इसको ओ आर बोलेंगे। यदि इसको एम एन विभाजित करते यानी बांटते, तो यहाँ देखिए जो वेक्टर आर प्राप्त होगा यानी रिजल्टेंट प्राप्त होगा, इसको आर से लिखते हैं। तो आर कैसे प्राप्त होगा, एम का गुना इससे कीजिए पी क्यू से, ओ क्यू से, और एन का गुना पी क्यू से कीजिए। तो यही क्या हुआ, खंडन सूत्र, यानी एम का गुना ओ क्यू के साथ कीजिए, अब प्लस उसमें एन का गुना पी क्यू के साथ कीजिए, अब बटा में m+1। ये क्या हुआ, आंतरिक विभाजन, यानी अंदर विभाजन बटा। तो फॉर्मूला क्या लेंगे, MOQ प्लस NOP बटा m+n। यदि बाह्य विभाजन हो तो कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लाते, बात याद रखें। यदि बाह्य विभाजन हो तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ क्या चलेगा माइनस, तो m का गुना इसमें करेंगे OQ तो MOQ हो जाएगा, n का गुना OR में करेंगे तो OP, सॉरी यहाँ OP होगा, तो NOP हो जाएगा बटा में m-n, यानी इसमें प्लस है इसमें क्या है माइनस। ये बात क्या है हमेशा, प्लस है क्या है माइनस। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में सिर्फ क्या चीज का फर्क होता है, तो माइनस माइनस प्लस। अंतर विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए यहाँ तक क्या कंप्लीट हो चुका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, जितना अच्छा सा फॉर्मूला समझिएगा, क्योंकि आप डिटेल्स थोड़ी बता सकते हैं आपको, जैसे A1 क्या है, B1 क्या है, C2 क्या है, K कैप क्या है, वो क्या बोलते हैं, ऐसे तो बेसिक बात है। तभी ऐसे पूछेगा तो पढ़ने से कोई फायदा हुआ ना, जब साल भर न पढ़ेगा तो तभी पढ़े कोई फायदा हुआ। जो पढ़ा उसके लिए क्या आसान पड़ जाएगा, सब फार्मूला एक साथ बता दिए, उसके लिए क्या चैप्टर आसान हो गया। यदि ये फार्मूला भी आप देखते हैं ना, समझते हैं फार्मूला को गहराई से, जितना बता दिए फार्मूला आप जरा समझ रहे होंगे, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे बाहर कंसेप्ट जा ही नहीं सकता, इससे बाहर क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 2 सदिश का गुणन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम है। 2 सदिश का गुणन 2 प्रकार का होता है, एक अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अदिश गुणन। सदिश गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, यानी एक अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन होता है। तो सबसे पहले अदिश गुणन देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अदिश में डॉट होता है, बात हमेशा याद रखिएगा, और सदिश में क्रॉस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अदिश में डॉट और सदिश में क्रॉस, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आता है क्या चीज, यहाँ देखिए, डॉट को वेक्टर, जैसे 2 सदिश दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट है, तो क्या हुआ, अदिश राशि हुआ। तो यदि ए बी के बीच गुना करना है, 2 अदिश के बीच गुना करना है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो फार्मूला क्या है, वेक्टर ए का परिणाम वेक्टर बी का परिणाम इंटू कॉस थीटा। ये बात क्या फॉर्मूला है, कभी भी नोट कर लीजिए। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो फार्मूला क्या है, वेक्टर ए का परिणाम वेक्टर बी का परिणाम और कॉस थीटा। वेक्टर ए और बी क्या है, अदिश राशि, वेक्टर ए और बी करिए, या वेक्टर गुना ए में कीजिए वेक्टर बी को, या वेक्टर बी में गुना कीजिए वेक्टर ए से, दोनों क्या आता है, बराबर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 हो जाता है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, लंबवत हो, तो ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ लंबवत होने पर मतलब कोण करेगी, 90 डिग्री, तो cos 90 मतलब 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0। इसी से फार्मूला निकलता है आई कैप इंटू जे कैप, 0 होता है।
जे कैप इंटू के कैप कितना होता है, 0 होता है। के कैप इंटू आई कैप कितना होता है, 0। मतलब यदि दोनों के बीच लंबत हो तब क्या हो, जब लंबत हो तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आता है दो सदिश के बीच कोण कैसे निकालें। नहीं, दो सदिश दिया हो, मतलब वेक्टर ए बराबर दिया हो 2i कैप 3j कैप -4 के कैप दिया हो, और बी दिया हो मान लीजिए 4k कैप 4i कैप 3j कैप और 5k कैप। तो दो सदिश दिया, तो दोनों के बीच कोण कैसे निकालेंगे। तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, दोनों के बीच क्या के डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इसका परिणाम निकालिए। दोनों के बीच कितना एंगल है धरिए, इसका ए डॉट बी का मान निकलेगा, और दोनों के परिणाम में यानी इसके परिणाम में और इसके परिणाम क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो क्या निकलेगा, कोण। यानी दो सदिश के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी फॉर्मूला एक अदिश गुना वाला लगाना है, अब बटा में ए का परिणाम और बी का परिणाम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको काफी बार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्या है, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप। प्रक्षेप मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ समझिए। यदि कोई खड़ा है, जैसे ना खड़ा है, जैसे प्रक्षेप मतलब समझिए, प्रक्षेप मतलब क्या होता है। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी, यदि इस पर डायरेक्ट इसको इस तरह चाप दे, यानी डायरेक्ट इसको इस पर प्रक्षेप कर दे, यानी इसको गिरा दे इस पर, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप होना। मतलब ए को बी पर क्या होना, प्रक्षेप होना। तो इसी का है प्रक्षेप होना। प्रक्षेप मतलब डायरेक्ट सीधे और क्या गिर गया, डायरेक्ट क्या कि इसको चाप दिए, इसमें मिला दिए, इसमें क्या किए, मिला दिए, इसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप होना। तो दो सदिश का प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए का बी का, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ए में 20 गुना कर दीजिए। जिस पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, ए पर, तो ए का परिणाम दे दीजिए। यानी वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप, यानी ए पर पूछ रहा है इसलिए बटा में ए का परिणाम दिए, और दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। प्रक्षेप का मतलब समझे ना, सीधे क्या करना, गिरा देना। वही क्या हुआ, प्रक्षेप। यहाँ देखिए इसका डायग्राम ना बना हुआ, यानी कोई जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, इस पर वेक्टर बी, इसको डायरेक्ट उठा कर क्या कि नीचे नीचे चाप दिए, वही क्या बन गया, इस पर प्रक्षेप होना। तो प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अब बटा जिस पर पूछ रहा है वेक्टर ए पर, तो वेक्टर ए का परिणाम दे दी। वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिणाम क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। अब बी तो है, ये बात आप जान गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अदिश गुना। सदिश गुना में वेक्टर ए का परिणाम बी का परिणाम cos थीटा था, और अदिश गुना में क्या है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और सदिश को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अदिश में देखिए, वेक्टर में यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यदि ए क्रॉस बी, क्रॉस का साइन, उसमें डॉट था, अदिश में डॉट था, और सदिश में क्रॉस है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए का परिणाम वेक्टर बी का परिणाम इंटू साइन थीटा। इसमें एन कैप दिशा, एन कैप इसमें क्या है, दिशा, क्योंकि सदिश में दिशा होगा तभी सदिश कहलाएगा, क्योंकि जैसे नाम है सदिश, तो मतलब क्या दिशा होना चाहिए। आई क्या है, इसका परिणाम, ये क्या है, इसका परिमाण। ये बात है कि आप याद कर लीजिएगा। तो सदिश प्रदिश का सदिश प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि ए को बी में गुना कीजिएगा सदिश गुना, तो ए का परिणाम बी का परिणाम साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, उसका दिशा बता रहा है। अगला आता है, यदि ए और बी, ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो एक पर भी लंब होता है और बी पर भी लंब होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, जो ए पर भी लंब होता है, बी के भी लंबवत होता है। यानी ए जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए के भी लंबवत होगा और बी के भी, मतलब दोनों के 90 डिग्री कोण बनाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख, जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या पढ़े थे, यदि गुना कीजिए ए में बी से या बी में वैसे गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या था, बराबर होता है। लेकिन सदिश में ए गुना कीजिए बी से, इसको उल्टा गुना कीजिएगा बी में से, तो दोनों क्या आता है, विपरीत आता है, हमेशा याद रखिएगा। अदिश में सेम आता है, यदि ए में कीजिए बी से या बी में कीजिए ए से, तो दोनों सेम आएगा। लेकिन सदिश यानी वेक्टर में ए में कीजिए बी से और बी में कीजिए ए से, दोनों क्या आएगा, चिन्ह प्लस एक माइनस आएगा, यानी एक सीधा का एक विपरीत आएगा ना। मतलब ए क्रॉस बी बराबर माइनस होता है बी क्रॉस से, मतलब क्या चलेगा, विपरीत, माइनस का दर्शा रहा है, विपरीत चिन्ह दर्शा रहा है। अब आगे आते हैं, यदि ए और बी संरेख, संरेख मतलब क्या, तो समांतर। यदि ए बी क्या हो, समान, मान लीजिए ए है वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों क्या हो, समांतर हो, तो समांतर होगा तो क्या होगा, दोनों गुना कीजिएगा, यानी ए समांतर होने पर कोण कितना का बनता है, 180 का या 0 का, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, कब, जब क्या हो, समांतर, यानी 180 डिग्री या 0 डिग्री क्या बने, कोण बने, तो क्या होगा, 0, मतलब ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, 0। यदि ए क्रॉस ए यानी सेम का सेम गुना कीजिएगा तब पर भी 0 आएगा।
यहाँ देखिए वेक्टर बी क्रॉस बी, तब पर भी क्या आएगा 0। यदि वेक्टर ए क्रॉस ए में गुना करते हैं ए से तो 0 ही आएगा, क्योंकि जो ये वेक्टर ए क्रॉस बी है जो ए पर लंब होता है। यदि दोनों को सेम कीजिएगा मतलब ए पर एक कीजिएगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा 0, यानी सेम में सेम से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब आता है दो सदिश के बीच का कोण, सेम फार्मूला यही, यदि अदिश में लीजिएगा फार्मूला आएगा cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और सदिश में लीजिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम बटा ए का परिणाम बटा बी का परिणाम। तो ये थोड़ा हार्ड फार्मूला है और थोड़ा आसान इस पर बनाने में, क्योंकि क्रॉस वाला, क्योंकि डॉट में कोई झमेला नहीं होता है, मान रखिए निकल जाएगा, लेकिन क्रॉस में क्या होता है एन कैप साइन थीटा से चला आता है, तो क्या दिक्कत होता है, क्योंकि फिर देखिए इसका गुना करना फिर इसका परिणाम निकालना। सबसे आसान क्या है, दोनों फार्मूला सेम, आप जिसको मन उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादातर इसका यूज कीजिए cos थीटा बराबर, तो दो सदिश के बीच कोण निकालने का फार्मूला क्या है sin थीटा बराबर a क्रॉस b का परिणाम बटा वेक्टर a बटा वेक्टर b। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज है a b c ऐसे नाम दे दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी दो इसमें वेक्टर दिया रहेगा वेक्टर a और वेक्टर b, तो दोनों का गुना कर दिए, ना पर हाफ बी एच मतलब हाफ आधार गुणे ऊंचाई, सेम उसी तरह हाफ बी गुणे एच, यानी वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का कीजिए आधा कीजिए, क्या हुआ त्रिभुज का फार्मूला हो गया। अब आता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए चतुर्भुज है, इसमें यदि ए में 20 गुना कर दीजिए समांतर चतुर्भुज बन जाता है, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, कौन गुना, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुना कीजिए और उसका परिणाम क्या कीजिए निकाल दीजिए, यानी रूट अंडर उसके मान निकाल दीजिए, तो वही क्या बन जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी से गुना कर दीजिए उसका परिणाम निकाल दीजिए, वही क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, लेकिन किताब में एक्सरसाइज के छोड़कर एक नया फार्मूला दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, यानी जैसे इसमें वेक्टर ए क्रॉस बी है तो उसमें वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी 3 गो इसमें यूज होगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में आता है, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ, बुक के बाहर दिया हुआ एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ही बना हुआ, तो आइए एक बार उसको जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए आगे क्या है, अदिश त्रिक गुणन, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये चैप्टर के बाहर का क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर से कोई मतलब नहीं, जैसे वेक्टर चैप्टर है ना उसमें 4 एक्सरसाइज, उससे इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये चैप्टर के बाहर दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको समझा देते हैं, ना भी समझा देते तब फिर कोई दिक्कत होता है, लेकिन इससे 5 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। तो यहाँ देखिए क्या है अदिश त्रिक गुणन, मतलब इसमें 3 का गुना होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसी को क्या बोलते हैं अदिश त्रिक गुणन, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसी को क्या बोलेंगे अदिश त्रिक गुणन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को क्या गुण राशि अदिश राशि। अगला आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी को वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको कॉमा देके भी क्या कर से लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि समांतर षष्ठ फलक की आसान भुजाएं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हो तो समांतर षष्ठ फलक का आयतन क्या होगा। यदि बोल रहा है समांतर षष्ठ फलक का आसान भुजाएं वेक्टर ए है वेक्टर बी है वेक्टर सी है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी का क्या कीजिए परिणाम निकाल दीजिए, वही समांतर षष्ठ फलक का क्या होगा आयतन होगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी निकाल के उसका परिणाम निकाल दीजिए, वही उसका क्या आयतन हो गया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट चीज है 3 सदिश के समतलीय, यदि 3 को सदिश है तीनों एक ही समतल पर, समतलीय मतलब एक ही समतल पर है, यानी एक ही प्लेन पर है, यानी तीनों सदिश है, वो यहाँ पर है वो यहाँ पर है वो यहाँ पर, तीनों सदिश है, तीनों समतलीय होने का शर्त क्या है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर 0, तो क्या होगा समतलीय होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा पूछेगा समतलीय या नहीं इसको बताइए 5 नंबर में, तो वेक्टर ए का मान दे देगा बी का मान दे देगा वेक्टर सी का मान दे देगा, इस पर हल कीजिएगा 0 आ गया तो क्या होगा समतलीय होगा, नहीं आया तो समतलीय नहीं होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आता है, यहाँ देखिए जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है ए आई कैप बी जे कैप B1 जे कैप C1 के कैप, वेक्टर B2 दिया हुआ है A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, वेक्टर सी दिया हुआ है A3 आई कैप B3 जे कैप C3 के कैप। तो यहाँ देखिए यदि इसका हम गुना करते तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, यानी अदिश त्रिक गुणन करते तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए
वेक्टर A1 A2 A3 दे दीजिए लाइन वाला, B1 B2 B3 दे दीजिए, C1 C3 C2 C3 का मान लिख दीजिए। इसका सारणी क्या कीजिए, हल करें। सारणी का हल करना तो आप इसमें आपका गलती है। यदि सारणी का हल करना नहीं आ रहा है, इसमें किसका गलती है, आपका। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टीचर का ये मतलब नहीं होता है से स्टूडेंट को हम अपना विद्वता दिखाएं, यानी कितने पढ़े लिखे वो दिखाएं। ये टीचर का कभी मतलब नहीं होता है। टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट को किस तरह उसके नॉलेज के हिसाब से उसको हम समझाएं, यानी उसको कितना नॉलेज उसी लेवल का कर उसको समझाएं, न कि अपना विद्वता दिखाना से हम बहुत अच्छे टीचर है, बहुत चीज़ जानते हैं। ये टीचर का कदापि मतलब नहीं होता। टीचर का मतलब वहीं जो बच्चे के कण कण में पूरा नस नस में क्या करे, क्वेश्चन को समझा दे, पढ़ाई में क्या करें, इंटरेस्ट जगाए, न कि आए 50 को चीज़ लिख दिए, ये वो करो क्या हुआ, हो गया। वो टीचर का मतलब नहीं होता। टीचर का मतलब क्या हो, जो लिख दिए बच्चा को माइंड में क्या सेट होना चाहिए, बच्चा उसमें कभी कंफ्यूज ना हो। सर लिख दिए, सर क्या लिखे, सर को खुद ना पता है, बच्चा समझ रहा है, लिख दिए कभी उतार के चला, ये कभी भी टीचर का मतलब नहीं होता। टीचर का मतलब हमेशा समझा देना। क्वेश्चन टीचर का काम का समझाना। यदि बच्चे को अच्छी तरह हम समझा दिए तो टीचर क्या है, सक्सेस टीचर। यदि स्टूडेंट को अच्छी तरह नहीं समझा पाए, मतलब सक्सेस टीचर नहीं। तो स्टूडेंट को रग रग में समा जाना, उसी के भाषा में उसको समझाना, क्या होता है, यह टीचर का असली पहचान होता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब ABC दिया हो तो इसको अदिश त्रिक गुणन कैसे करेंगे, A1 A2 A3 लाइन वाला लिख दीजिएगा, B1 B2 A3 लिख दीजिएगा, C1 C2 C3 लिख दीजिएगा। उसका सारणिक निकाले, सारणिक हल करने आपका आता होगा, इसमें ना आता तो आपका गलती। अब देखिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C को इस तरह भी लिख सकते हैं। वेक्टर B पहले लिख दीजिए, C वेक्टर A भी लिख सकते हैं, या इसको C डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी लिख सकते हैं। जैसे आपको याद ना हो रहा, इसका ट्रिक क्या है, जैसे A B C लिख सकते हैं, या B C A लिख सकते हैं, या C A B लिख सकते हैं। यानी ये सर्कल याद रखिएगा, A B C लिख सकते हैं, या B C A लिख सकते हैं, या C A B लिख सकते हैं। ये क्या बात याद रखिएगा। देखिए, इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं, ना बोले A B C B C A C A B, इस तरह भी इसको क्या लिख सकते हैं। या इसको हम एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ देखिए दोनों सेम है, वेक्टर A, इसमें भी दो सेम, इसमें वेक्टर A सेम, इसमें भी वेक्टर B सेम, इसमें भी वेक्टर A सेम। मतलब जब दो सदिश सेम रहे, मतलब जब दो सदिश क्या रहे, सेम, तो उसका मान 0 आता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। यदि आपको क्वेश्चन में दोनों सेम दिया हो, मान लीजिए A और A दोनों सेम दिया हो, तो उसका मान कितना होगा, 0। ये बात हमेशा आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, वेक्टर A वेक्टर C और वेक्टर B, इसका जरा उल्टा कीजिएगा तो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, क्या ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये माइनस चिन्ह दर्शा क्या रहा है, चिन्ह क्या है, विपरीत। यानी वेक्टर A तो वेक्टर A, यहाँ देखिए B C का क्या हेरफेर है, यानी C उधर चल गया, B इधर, तो क्या चलेगा, माइनस चलेगा। इसी के साथ हमारा टोटल फार्मूला कंप्लीट होगा। टोटल वेक्टर का सब फार्मूला कंप्लीट हो गया। यदि इस वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, कुछ नहीं पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। यदि चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ लिए होंगे तो पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि समझाया पूरा डिटेल से। यदि आपको इसमें कुछ लगे तो फार्मूला कुछ छूट गया है, यदि आपको लगता है कि इस पर क्वेश्चन आना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, क्वेश्चन इस पर लाएंगे। इस पर हर एक फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम के लिए, जो बहुत अच्छा साबित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।